दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर फिर से उपस्थित हैं जो हमारी पिछली क्लास में कृषि सिंचाई तथा पशुपालन से संबंधित क्लास चल रही थी, उसका आज हमारा पार्ट 4 है। तो 53 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। उसके बाद में कुछ मिस्टेक या गड़बड़ होने से हमारी क्लास कट हो गई थी, तो वहीं से शुरुआत करते हैं और हम 35 से 40 प्रश्नों को लेकर आए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो यह सभी क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आने वाले सभी एग्जामों के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज के जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? ए जूट, बी मूंगफली, सी ज्वार, डी गन्ना। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी ज्वार। और नकदी फसल कौन कौन सी है? तो इसमें जूट नकदी फसल में आता है, और मूंगफली भी नकदी फसल में आता है, और गन्ना भी नकदी फसल में आता है। तो इस प्रकार हमारा ज्वार जो है नकदी फसल में नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और या इसके सलूशन को पहले देखते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। भारत में पैदा होने वाली प्रमुख नकदी फसलों में गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफी, जूट, रबड़, कोको, अलसी, मेस्ट, सरसों, मूंगफली, आलू, फल सब्जी और दाल आदि को शामिल किया जाता है। तो यह जितनी भी सब्जियां हैं, यहाँ पर यह प्रजातियां हैं खाद्यान्न की, तो वह सभी नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। ए विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, बी रबी के साथ खरीफ फसलों को उगाना, सी कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, डी फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी, यानी कि फल और सब्जी दोनों को उगाना। तो यहाँ पर बात करें इसके सही उत्तर की, तो देखते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि में बायोचर का क्या उपयोग है? तो देखते हैं। नंबर 1, बायोचर ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। नंबर 2 देखते हैं। जब बायोचर वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीवी जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 यह यहाँ से स्टार्ट है। जब बायोचर वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जलधारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इन तीनों में से अगर सही पूछा जाए तो यहाँ पर हमारा पहला बिल्कुल सही है, और दूसरा भी सही है, और तीसरे में लिखा है जब बायोचर वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह वृद्धिकर माध्यम, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारे तीनों कथन सही हैं, तो हमारा डी उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जूट की खेती और देहात में खासकर इसको सन के रूप में बोला जाता है कहीं कहीं पर। तो यह सन की खेती है, यह जूट की खेती है। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। ए जलोढ़ मिट्टी, बी रेगुर मिट्टी, सी कछारी मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। तो यहाँ पर
पूछ रहा है जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास सी, कछारी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है जूट की खेती के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं या इसका सलूशन थोड़ा सा देखते हैं। जूट उत्पादन के लिए जलोढ़, बलुई दोमट, चिकनी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। जूट भारत में उगाई जाने वाली प्राकृतिक रेशे वाली फसलों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। ए, धान की फसल में, बी, बरसीम की फसल में, सी, गेहूं की फसल में, डी, मूंगफली की फसल में। और यहाँ पर आप मूंगफली की खेती भी देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जैसा कि इमेज में लगा हुआ है, मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। देखते हैं इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को। मूंगफली हल्की रेतीली मिट्टी में सबसे अच्छी तरह उगती है, लेकिन अगर मिट्टी को पर्याप्त रूप से ढीला करने के लिए इसमें खाद मिलाई जाए तो इसे अधिकांश अन्य प्रकार की मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। मूंगफली की फलियां या अखरोट जमीन के नीचे उगती हैं। फूलों की परागण के बाद एक संरचना जिसे खूंटी कहा जाता है उस मिट्टी में फैल जाती हैं जहां मूंगफली उगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक चलवासी कृषि नहीं है। ए, चेना, बी, झूमिंग, सी, मिल्पा, डी, फजंडा। तो यहाँ पर जो चलवासी कृषि के अंतर्गत नहीं आती है वह हमारी कृषि हो जाएगी फजंडा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी यह तीनों कृषि चलवासी कृषि के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि एक बार इस क्षेत्र में अगर कृषि की गई और उसके बाद में कुछ समय के लिए इसको खाली छोड़ देते हैं और फिर वह आगे बढ़ जाते हैं, पुनः यहाँ पर उसी खेती को करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भी कुछ दिनों के बाद फसल उगाने के बाद में खाली छोड़ देते हैं और फिर यह आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार सर्किल चलता रहता है। तो इस प्रकार की खेती को चलवासी खेती कहते हैं। और जो चलवासी खेती नहीं है वह आपके सामने है फजंडा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं इसके पहले सॉल्यूशन को। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए, घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, बी, उकाई नहर परियोजना गुजरात, सी, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, डी, जवाई परियोजना तमिलनाडु। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम छांटते हैं कि कौन कौन सा सुमेलित है। नहीं, घाट प्रभा नहर परियोजना हो जाएगा हमारा कर्नाटक, सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात, यह भी सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, यह भी हमारा सही है। तो यह जब हमारे तीनों सही हैं तो हमारा सुमेलित नहीं है हो जाएगा जवाई परियोजना तमिलनाडु में,
यही हमारा गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा, यही तो प्रश्न हमारा रिपीट हो गया है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी महानदी। तो यहाँ पर सरदार सरोवर बांध की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नर्मदा नदी पर बना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो तंबाकू की बात करें कि कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काकड़ा पार परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? ए ताप्ती घाटी, बी नर्मदा घाटी, सी तुंगभद्रा घाटी, डी कृष्णा घाटी। तो काकड़ा पार परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है, या हमको इसका उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारे पास ए ताप्ती घाटी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काली क्रांति संबंधित है? ए मत्स्य उत्पादन से, बी कोयला उत्पादन से, सी कच्चा तेल उत्पादन से, डी सरसों उत्पादन से। तो काली क्रांति की बात करें तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? ए घाघरा नदी पर, बी बेतवा नदी पर, सी सोन नदी पर, डी चंबल नदी पर। तो देखते हैं इसका सही उत्तर कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर या किस नदी पर निर्मित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास बी बेतवा नदी पर, यह झांसी में उपस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंदमाल हल्दी जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, हल्दी की एक किस्म है, यह कहाँ की देशज है? तो देखते हैं, ऑप्शन आगे लगे हुए हैं। ए उत्तरी बंगाल, बी दक्षिणी ओडिशा, सी सांगली महाराष्ट्र, डी अलेप्पी केरल। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी दक्षिणी ओडिशा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। ए 90% लोग, बी 70% लोग, सी 65% लोग, डी 80% लोग। तो देखते हैं यहाँ पर इसके सही उत्तर को कि भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं या कृषि कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी 65% लोग अभी भी कृषि कर रहे हैं।
या कृषि पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। ए तालाब, बी कुआं, सी नलकूप, डी नहरें। तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है, वह साधन है ए तालाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक मात्रा में चिचलिड्स या चिचिल्ड्स मछली कहाँ पाई जाती है। ए केरल के पश्च जल बैकवाटर्स, बी सुंदरबन में, सी नर्मदा में, डी गोदावरी में। तो भारत में अधिक मात्रा में चिचलिड्स कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गोदावरी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70 दिया गया है, सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो भारत में सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, वह हो जाएगा पहला। भारत में सर्वाधिक या सब्जियां उगाई जाती हैं, विश्व के पर्पज से देखें तब भी यह प्रथम स्थान पर है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। ए गांधीनगर गुजरात, बी पंतनगर उत्तराखंड, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, डी देवास मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारे पास बी पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, करनाल पंट एक बीमारी है। ए धान की, बी मटर की, सी राई की, डी गेहूं की। तो देखते हैं यहाँ पर इसके सही उत्तर को कि करनाल बंट एक बीमारी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास डी गेहूं की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हरित खेती में सन्निहित है। ए जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, बी बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, सी समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, डी खाद्य फसलों बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि हरित खेती में सन्निहित है, यानी कि हरित खेती के अंतर्गत कौन सी मुख्य रूप से आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। यह हरित खेती के में सन्निहित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है। ए जौ एवं राई, बी गेहूं एवं जई, सी गेहूं एवं जौ, डी
गेहूं एवं राई। तो सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, गेहूं एवं राई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 के पदों को सूची सेकंड के पदों से साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में कूटों से अपना सही उत्तर चुनिए। एक तरफ नदियां दी गई हैं और दूसरी तरफ बांध। तो देखते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो मिलाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन बेतवा दिया गया है। बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? यहाँ पर माता टीला हो जाएगा, यानी कि ए का 2 से मिला देंगे। और हीराकुंड बांध की बात करें तो हो जाएगा हमारा महानदी पर। और अगला हमारा चंबल नदी पर कौन सा बांध बना है? गांधी सागर। और बचा ताप्ती तो हो जाएगा काकरा पाड़ा। तो इस प्रकार अगर देखें ए का 2 और बी में 1, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन मिल जाएगा और बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का वह राज्य जो अनाज यानी कि खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो बात करते हैं इसके सही उत्तर की कि भारत का वह राज्य जो अनाज या खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो इसका सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। सभी खाद्यान्न में सबसे आगे है भारत के सभी राज्यों में से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से रेशेदार फसलें हैं। ए कपास और रेशम, बी जूट और कपास, सी रेशम और बांस, डी ये सभी। तो रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर देखते हैं। जूट और कपास यह रेशमदार फसलें हैं। यहाँ पर बांस है, बांस रेशेदार फसल नहीं होती। इस प्रकार हमारा यह कट जाएगा। और जब यह तीनों नहीं होगा तो ये सभी वाला ऑप्शन कट जाएगा। और यहाँ पर कपास और रेशम दिया गया है, तो यहाँ पर कपास होगा लेकिन रेशम यहाँ पर नहीं होगा। इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा। तो 77 का हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ए जून जुलाई में, बी अक्टूबर नवंबर में, सी अगस्त सितंबर में, डी मार्च अप्रैल में। तो देखते हैं यहाँ पर मार्च अप्रैल में की बात करें तो मार्च अप्रैल में जायद की फसल बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर की बात करें तो यहाँ पर रबी की फसल बोई जाती है। और बचे हमारे पास ऑप्शन 2, तो यहाँ पर जून जुलाई जो है खरीफ की फसल बोई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य या सीरियल की उन्नत किस्में हैं? ए धान की, बी गेहूं, सी जौ, डी मक्का। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें कि जया, पद्मा, कृष्णा यह किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास ए धान की, यह उन्नत किस्में हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है।
ए हरित क्रांति से, बी श्वेत क्रांति से, सी नीली क्रांति से, डी ये सभी। तो यहाँ पर इंद्रधनुष क्रांति का संबंध पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ये सभी इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत आती हैं। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, झूम कृषि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए झूम कृषि एक स्थानांतरित कृषि है, बी यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य व झारखंड आंध्र प्रदेश में प्रचलित है, सी इसमें रासायनिक व परंपरागत उर्वरकों का प्रयोग होता है, डी यह कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। तो झूम कृषि से संबंध कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा, सॉरी यहाँ पर हमने सत्य कहा था, यहाँ पर असत्य है यह पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार इसका देखें कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, तो हो जाएगा हमारा सी इसमें रासायनिक व परंपरागत उर्वरकों का उपयोग होता है। तो इसमें इस झूम कृषि में परंपरागत उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हमारा यही सही उत्तर हो जाएगा। झूम कृषि स्थानांतरित कृषि है, यह भी सही है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य व झारखंड आंध्र प्रदेश में प्रचलित है, बिल्कुल यह भी सही है। यह कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है, यह भी सही है। तो गलत हमारा पूछा जा रहा था और सी हमारा मिल गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? ए पुष्प कृषि, बी रेशम उत्पादन, सी मत्स्य पालन, डी बागवानी। तो इसका सही उत्तर देखें कि भारत में नीली क्रांति से संबंधित जो है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी मत्स्य पालन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेमी वार्षिक वर्षा तथा 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान किस फसल के लिए आदर्श जलवायु है? ए चावल, बी गेहूँ, सी तंबाकू, डी चाय। तो 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान किस फसल के लिए आदर्श जलवायु है या सबसे उपयुक्त जलवायु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए चावल के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ए स्पेन, बी ग्रीस, सी न्यूजीलैंड, डी ईरान। तो यहाँ पर आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, उसका नाम है डी ईरान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? ए पेरियार नदी पर, बी पंपार नदी पर, सी भवानी नदी पर, डी काबिनी नदी पर। तो देखते हैं चेरुथानी बांध जिस नदी पर अवस्थित है वह नदी है पेरियार नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन पश्चिमी हिमालय प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्र का भाग नहीं है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर पश्चिमी हिमालय प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्र का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश में। यदि देखें यहाँ पर पूरे भारत
तो यहाँ पर देखें कि हमने थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश की है। तो यह क्षेत्र जो आएगा वह पश्चिमी, और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश हमारा पूर्वी इलाके में पड़ेगा भारत के। इस प्रकार हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। और यह सभी क्षेत्र पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी पंजाब। तो भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, वह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? ए पीजे कुरियन, बी वर्गीस कुरियन, सी एम.एस. स्वामीनाथन, डी एम.एस. रघुनाथन। तो श्वेत क्रांति से संबंधित अगर देखें तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? ए मसूर, बी लोबिया, सी सूर्यमुखी, डी बरसीम। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा तिलहनी फसल के अंतर्गत जो आता है सी सूर्यमुखी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? ए सरसों, बी धान, सी गेहूं, डी मक्का। तो किस फसल की रोपाई की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी धान की। इसमें पहले धान बोया जाता है, बोने के बाद में जब वह लगभग 25 से 30 दिनों का पौधा हो जाता है तो उसके बाद में उखाड़ कर जो दूसरे खेत में पेड़ के रूप में लगाया जाता है उसी को रोपाई कहा जाता है। तो यह फसल है धान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो देखते हैं इसके ऑप्शन को। ए कृषि घनत्व, बी अंकगणितीय घनत्व, सी शरीर क्रियात्मक घनत्व, डी आर्थिक घनत्व। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी शारीरिक क्रियात्मक घनत्व। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य पटसन की उपज के लिए प्रसिद्ध है? ए पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो पटसन के लिए जो प्रसिद्ध है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पटसन उगाया जाता है। यह पटसन इसको ही जूट कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारे पास डी कर्नाटक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? ए मूंगफली,
बी सोयाबीन, सी सूरजमुखी, डी तिल। तो सर्वाधिक प्रतिशत तेल की मात्रा जिस फसल में होती है तो वह फसल है हमारी डी तिल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी हरियाणा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनी का कटोरा जो कहा जाता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो आप सभी लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, यदि लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।